आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगदड़ में कितनी मौत होती है और सरकार आंकड़ा क्यों नहीं बताती है, ये विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसको समझने के लिए हमें पहले 3 बातों को समझना पड़ेगा। पहली बात यह है कि भारत के अंदर विश्व का सबसे लिखित संविधान मौजूद है। भारत के संविधान ने भारत के लोगों के अंदर सत्ता को हस्तांतरित किया है, यानी लोग भारत के जो हैं वो जनप्रतिनिधियों को सत्ता सौंपेंगे और जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे राज्यों के स्तर पर विधायक हो या केंद्रीय स्तर पर हम सांसदों की भूमिका को समझ सकते हैं, जो भी सत्ता प्राप्त करेगा भारत के नागरिकों के द्वारा ही वो सत्ता दी जाएगी। भारत का जो संविधान है वो 2 दायरा खींचता है। पहला दायरा तो सरकारों के ऊपर लगाता है कि सरकार को संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। दूसरा दायरा ये है कि जो नागरिक हैं वो संविधान के हिसाब से ही आचरण करेंगे। बहुत सारे कर्तव्य और अधिकार दिए गए हैं, कर्तव्य भी हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भारत की जनता एक तरफ है, भारत के जनप्रतिनिधि दूसरी तरफ हैं और भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका है। 3 प्रकार की चीज़ें हैं। न्यायपालिका भी संविधान के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। संविधान के अधीन रहते हुए ही न्यायपालिका को भी कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए देखें, जजों के आचरण के लिए भी अगर जज जो हैं वो अपने आचरण में असंगत पाए जाते हैं या वो कोई गलत कार्य करते हैं तो उनके ऊपर भी महाभियोग की प्रक्रिया चला करके हटाया उनको जा सकता है। वो भी उस दायरे में लिए गए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि नागरिकों को ये समझ लेना चाहिए कि अगर वो तटस्थ नहीं हुए, तर्क का दामन उन्होंने तर्क का जो है वो साथ नहीं लिया, तर्क को अपने साथ नहीं रखा, अपनी स्वतंत्रता, अपना जो अधिकार संविधान ने उनको दिया है, अगर उसको महसूस नहीं किया और वो किसी पार्टी की तरफ निष्ठा ऐसी निष्ठा रख रहे हैं जो अंधी है, यानी हम इस बात का कोई भी आकलन नहीं कर रहे हैं कि भारत के संविधान ने हमको क्या शक्ति दी है, हम ही शक्ति को हस्तांतरित करते हैं, हम ही जाके वोट देते हैं। तो जो वोट देने का हमारा अधिकार है वो बहुत ही तार्किक है। जांच परखने के बाद हमें सत्ता देना है, हमें सत्ता जो है सौंपना है। तो ऐसे लोगों को सौंपना है जो लोग समाज के लिए समर्पित हों। ऐसा ना हो जाए कि हम अपनी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी को वोट दे दें। अगर हमारी ये मानसिकता होगी तो भारत को विकसित बनाने का जो लक्ष्य है वो कभी चरितार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि जनता को वही प्राप्त होगा जो जनता करेगी, क्योंकि जनता ही सत्ता को हस्तांतरित करेगी। तो जनप्रतिनिधियों से ये अपेक्षा करना कि हम उनको ऐसे ढंग से सत्ता हस्तांतरित कर दे जिसमें जाति और धर्म का आधार शामिल है, तो फिर जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करना कि वो हमारे हित के लिए काम करेंगे, ये उचित नहीं है। ऐसा कहीं नहीं होता है, दुनिया में किसी कोने में नहीं होता है। हम क्या अपने सामाजिक आचरण में नहीं देखते हैं कि हम जब लोगों के साथ उपकार करते हैं तो सारे मामलों में हमारे साथ भलाई नहीं होती है। समाज के अंदर लोगों का आचरण बड़ा विविध दिखाई पड़ता है। पहली बात यह है कि चाहे हम जो भी धार्मिक ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ पढ़ें, उसमें बड़े बड़े विद्वानों ने यही बताया है, तर्क और विवेक इसका जो है वो हमें कहीं ना कहीं साथ पकड़ना है, इसको अपने चरित्र में उतारना है। जब तक इसकी व्याप्ति हमारे चरित्र में नहीं होगी, तर्क के आधार पर जो बात कही जा रही है वो तार्किक है कि नहीं, उस पर विचार करना, काफ़ी समय लेना, तुरंत कोई निर्णय नहीं कर देना। जैसे सरकार आंकड़ा छुपा रही है, तो सरकार आंकड़ा क्यों छुपा रही है भगदड़ का? सरकार इसलिए आंकड़ा छिपाती है कि सरकार को लगता है कि अगर आंकड़ा जारी कर दिया तो बदनामी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा है कि अगर सरकार आंकड़े को छिपाती है तो कहीं ना कहीं जो विकसित राष्ट्र की अवधारणा सरकार के माध्यम से चरितार्थ होनी है वो जो है फिर समय के साथ प्राप्त नहीं हो पाएगी। उस आदर्श को, उस प्रतिमान को हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ईमानदारी के धरातल पर चल कर के ही हम विकसित राष्ट्र होने का स्वप्न पूरा कर सकते हैं। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया हुआ है वो बिना ईमानदारी को अपनाए हुए जो भी घटना घट रही है उसको जनता के सामने वैसा ही प्रस्तुत करते हुए, भारत के अंदर जो पत्रकारिता है उसकी मौलिकता को स्थापित करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करते रहें, जो भी पार्टियां हैं वो अपने आधार पर विकास का खाका भी खींचती रहें और साथ में अपने चरित्र में उनका पतन भी दिखाई पड़े। वो भारत के संविधान के प्रति उतनी निष्ठा प्रदर्शित ना करें, क्योंकि भारत का संविधान तो कहता है कि जो घटना घटेगी, जिस प्रकार की भी घटना हो जाती है, उसका आंकड़ा
जानने का अधिकार भारत की जनता को है। सरकार को वो आंकड़ा छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सरकार आंकड़ा छुपा लेगी तो उसमें बहुत सारी बातें शामिल है। क्योंकि शीर्ष स्तर पर जो केंद्रीय कार्यपालिका होती है या मंत्रिपरिषद होती है, हम कहें तो भारत के अंदर केंद्रीय स्तर पर एक कार्यपालिका भी है जिसमें मंत्रिपरिषद भी शामिल है और सारे सरकारी कर्मचारी केंद्रीय स्तर के हैं, चाहे IAS हो चाहे जो भी हो, केंद्र के कर्मचारी हैं। और साथ में राज्यों की भी अपनी एक कार्यपालिका जिसमें PCS स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं, सारे कर्मचारी हो जाते हैं। तो अगर सरकारी स्तर पर ये आंकड़ा छुपाने का खेल खेला जाएगा, इस प्रकार से कहीं से भी निर्देश आता है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई से भागने वाली बात है। वो राष्ट्र कभी विकसित नहीं हो सकता जो सच्चाई से भागेगा। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, जनता को दे देना चाहिए। वैसे भी 5 साल के लिए सत्ता मिलती है, हम कितना भी जतन कर लें, सत्ता तो हस्तांतरित भारत की जनता ही करेगी और सत्ता बदलती भी रहती है। तो कहने का अर्थ है कि भारत के जो नागरिक हैं, यानी नागरिकों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत का संविधान बहुत बड़ा दायित्व तो उनके ऊपर निहित करता है। उस दायित्व को समझना चाहिए, जिसमें वोट देने का जो अधिकार है वो बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि हम किसी के हाथ में सत्ता देने जा रहे हैं, जिसके हाथ में सत्ता देने जा रहे हैं वही भारत का भाग्य निर्धारित करेगा। भाई केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जाकर के विकास के लिए नीति निर्धारित करेगा। तो सत्ता को बहुत ही समझने के साथ ही हस्तांतरित करना चाहिए। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म हमारे जीवन का हिस्सा हो सकता है, हम उसके लिए स्वतंत्र हैं। हमको तो मौलिक अधिकारों के तहत संविधान ने पूरी आज़ादी दी है। हमें स्वतंत्रता है कि हम अपने धर्म का पालन करें, जिस रूप में करना चाहते हैं करें। सरकार उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन धर्म को हम अगर राजनीति के क्षेत्र में लेकर के आते हैं, क्योंकि सारा क्षेत्र अलग होता है। आर्थिक क्षेत्र है तो वो उसमें अर्थव्यवस्था के नियम चलते हैं, उसके विद्वान अलग होते हैं। हम अगर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में अपने हिसाब से खेल खेलने की कोशिश करेंगे या अपने हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे तो अर्थव्यवस्था के नियम जो होते हैं फिर अपने हिसाब से चलते हैं, वो नतीजा सामने नहीं आ पाएगा। हमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब भौतिक विज्ञान के नियम है, जीव विज्ञान के नियम है, तो हमें उन नियमों के हिसाब से अपने को निर्धारित करना है ना कि हम अपने हिसाब से किसी चीज़ को निर्धारित करने लगेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि नागरिकों का पहला दायित्व तो यही है, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमारे बीच से जाते हैं, भाषण करते करते निम्न स्तर से धीरे धीरे ऊंचे होकर के जाते हैं, एक बहुत बड़ी भीड़ को लगातार संबोधित करते रहते हैं। तो उनकी निगाह भी रहती है कि लोग कैसे हैं, लोगों के मन के अंदर जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के किस प्रकार की निष्ठा होती है, उसी को तो एक्सप्लॉइट करते हैं। हम अगर अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने माता पिता के बारे में सोचें, हमारे माता पिता हमारा हमेशा साथ देते हैं, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। हमारी हर हालत में वो देखभाल करते हैं। बचपन से लेके हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, माता पिता हमारी हमेशा देखभाल करते हैं। लेकिन हम दूसरों से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए अपनी निष्ठा को बहुत ही संभल करके, जब समाज के अंदर हम जीवन जी रहे हैं, तो अपनी निष्ठा को, जो शक्ति हमें संविधान ने दी, उसको हस्तांतरित करने के बारे में सोच करके फैसला लेना चाहिए। क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस पृथ्वी के प्रति भी दायित्व तो हमारा है। यानी जो प्रकृति चल रही है उसमें पृथ्वी के अंदर भी प्राकृतिक नियम चल रहे हैं, यह ब्रह्मांड भी नियमों के तहत चल रहा है। तो अगर हम गलत काम करेंगे, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देंगे, गलत हाथों में वोट दे देंगे, तो फिर उसका दायित्व तो हमारे ऊपर होगा। क्योंकि हमने सत्ता कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान को दे दी है जिसका चरित्र सही नहीं था। हम जानते थे कि ये बाहुबली थे, लेकिन हमने वोट दे दिया। तो अब उनके द्वारा जो भी कृत्य किया जाएगा असंगत, उसका दायित्व तो हमारे ऊपर आ जाएगा। क्योंकि जिस शक्ति ने इस पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया है वो हमारे सारे मामले का हिसाब ले लेगी। अगर किसी कार्य को जानबूझ करके हमने किया, हमको पता है कि ये सही नहीं है, इनका आचरण सही नहीं, ये बदमाश हैं, इनका चरित्र नहीं, अपनी सत्ता के आधार पर, शक्ति के आधार पर विधायक या सांसद बनना चाहते हैं, ये अच्छे आचरण के नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े अपराध में लिप्त हैं, लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी वोट दिया जाता है। क्योंकि पार्टी के आधार पर लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी के प्रति निष्ठा है। तो पार्टी के प्रति क्यों निष्ठा है? जब भारत के संविधान ने 5 साल के अंदर सत्ता को बदलने का नियम दिया है, तो ये जो बदलाव का नियम है वो किस आधार पर है कि अगर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या कोई पार्टी है, अगर वो सुसंगत काम नहीं कर रही है, हमारी इच्छाओं के अनुरूप देश को बांटने का काम कर रही है, देश को मिलाने का काम नहीं कर रही है, तो हम ये देख लें कि भाई विभाजनकारी राजनीति चल रही है, ये पार्टी सही नहीं है, तो उसको हम अपना वोट क्या करें, खींच लें, ताकि उस पार्टी का परिष्कार कर सकें, उस पार्टी का हम शोधन कर सकें। वो पार्टी फिर विचार करेगी, सोचेगी कि आखिर जनता ने हमको क्यों हरा दिया। जब देश के अंदर विकास की राजनीति को हवा मिलेगी, जनता जब विकास को पसंद करेगी, भारत के
विकसित राष्ट्र हो जाने को अपना सपना बना लेगी भारत की जनता और तर्क को अपना आधार लेगी। गीता के अंदर तो कहा ही गया है कि विवेक और बुद्धिमत्ता का उपयोग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। गीता के अंदर जो बातें आई हैं, जो भी धार्मिक ग्रंथों में बातें आई हैं, वो हमसे विवेक के उपयोग करने की डिमांड करती हैं, सम दृष्टिकोण अपनाने की बात करती हैं, समता की बात करती हैं। खुशी में भी दुख में भी सम दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा दृष्टिकोण हम नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं सृष्टि के प्रति भी, विकास के प्रति भी, अपने देश के प्रति भी, व्यवस्था के प्रति भी, समाज के प्रति भी हम अपने दायित्व का पालन नहीं करेंगे। क्योंकि जब लोकतंत्र की स्थापना हो गई है तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों के हाथ में बहुत बड़ी शक्ति रहती है। वो अधिकारियों का, पूरी कार्यपालिका जो शक्ति होती है उसका उपयोग करते हैं, निर्देश देते हैं, उनके पास पूरा एक विभाग होता है। तो अगर गलत लोग वहाँ चले जाएंगे तो फिर उनसे हम किसी प्रकार की उम्मीद नहीं कर सकते। वो किस तरह का षड्यंत्र रचेंगे, किस तरह का कार्य करेंगे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति, उनकी इंद्रियां कहीं ना कहीं भोग विलास में लीन हैं। वो इस बात को भूल गए हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम एक नेता हैं तो जनता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। संविधान ने क्या दायित्व है, संविधान के अंदर उसका जो दर्शन है, उस दर्शन से वो कितना परिचित हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान, सबसे विस्तृत संविधान किस लिए बनाया गया है? इसलिए कि भारत के अंदर बहुत जटिलता है, यहाँ के समाज में विविधता है, यहाँ की संस्कृति बड़ी विविध है, भौगोलिक विविधता भारत के अंदर दिखाई पड़ती है। तो देश का विकास जो है वो कुछ चैप्टर के आधार पर अगर लिख दिया जाता संविधान तो उस आधार पर निर्धारित नहीं हो पाता, क्योंकि समाज भारत का बड़ा जटिल है। इसीलिए सारी चीज़ों को निश्चित किया गया और सारी बातों को निश्चित करने वजह से ही भारत का संविधान धीरे धीरे विशाल होता चला गया। मौलिक अधिकारों में ही बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। केंद्र राज्यों के संबंध को बहुत ही विस्तार के साथ लिखा गया है। आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं, कर्तव्य को भी लिखा गया है। पंचायतों की पूरी व्यवस्था संविधान में देखने को मिलती है। न्यायपालिका के बारे में उसके अधिकार पूरे दिए गए हैं। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो जब हम अपने संविधान को समझेंगे, तर्क और विवेक का उपयोग करेंगे तो सरकारें आंकड़ा नहीं छुपाएंगी। सरकारें आंकड़ा इसलिए छुपाती हैं क्योंकि बदनामी नहीं लेना चाहती और विकास का लक्ष्य रखा जा रहा है कि हम विकसित देश बनाने की तरफ भारत को बढ़ रहे हैं। अच्छा लक्ष्य है। लक्ष्य जो भी पार्टी रख रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाएंगे, लेकिन अभी जैसा दिखाई पड़ रहा है कहीं ना कहीं सरकारें चाहे केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर आंकड़े को छुपा रही हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी की ही प्रवृत्ति नहीं है, और भी सरकारें हैं वो यही काम कर रही हैं। चीज़ों को जल्दी से छिपा लिया जाता है, जबकि राज्य सरकारों को, केंद्र की सरकार को यह चीज़ समझनी चाहिए कि विकास भारत की जनता नहीं करेगी, जनता के जनप्रतिनिधि करेंगे। और जब तक हम सच्चाई का प्रतिमान अपने सामने नहीं रखेंगे, कुछ मौलिक नियम हमें स्थापित करने पड़ेंगे और फिर अपनी इंद्रियों की इच्छाओं का दमन करते हुए उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। राजनीति को उसी धरातल पर रखना पड़ेगा, ईमानदारी की। जापान के अंदर निष्ठा, ईमानदारी, सारी चीज़ें हमें उसके समाज में जाने पर मिलेंगी। हमारे साहित्यिक ग्रंथों में, कहानियों में साहित्यकारों ने जापान के समाज का चित्रण किया हुआ है। वहाँ के लोग कर्मठ होते हैं, ईमानदारी के प्रति सचेत होते हैं, तब जाकर के वहाँ का समाज उन्नति कर सका है। हम सिर्फ बातों के आधार पर अपना चरित्र जो है वो एक अलग प्रकार से प्रदर्शित करें और विकास का फिर प्रतिमान रखें तो उसमें तालमेल नहीं हो सकता। भौतिकता कभी भी अकेली नहीं हो सकती, वो नैतिकता के साथ होती है। क्योंकि हमें कार्य करना है तो हमें ईमानदारी को अपनाना होगा, तभी तो उसका प्रतिफल आएगा। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं वो जब तक ईमानदारी नहीं होगी उसका परिणाम हम कैसे जांचेंगे? हम अपने लोगों को छोड़ देंगे। विकास जो होता है वो चरणबद्ध होता है, उसमें लोगों की जिम्मेदारी होती है, उसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। तो शीर्ष स्तर पर अगर ईमानदारी का एक आदर्श स्थापित नहीं किया जाएगा तो भारत कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा? सिर्फ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कुछ आंकड़े जमा करने से या किसी क्षेत्र में प्रगति करने से चीज़ें नहीं होती हैं। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग अनाज ले रहे हैं और हम अगर ये बात कर रहे हैं कि हमें इस वर्ष विकसित बनना है तो फिर हमें अपने आचरण को, अपनी राजनीति का जो चरित्र है उसको भी कहीं ना कहीं दिशा देनी होगी। जब तक उसको दिशा नहीं देंगे तब तक चीज़ें हम प्राप्त नहीं कर सकते। हम लक्ष्य फिर आगे बढ़ा देंगे, फिर हम 15 साल 20 साल उसको आगे बढ़ा देंगे, फिर वही चीज़ रहेगी, फिर आगे बढ़ा देंगे। तो हमें अपनी राजनीति को सही प्रतिमान पर रखना है, यानी उसको नैतिकता के धरातल पर रखना कि कहीं भगदड़ हो गई तो अगर 1500 लोग, 1000 लोग, 600 लोग, 250 लोग, 100 लोग, कितने भी वहाँ पर उनकी मृत्यु होती है, उस दुर्घटना का लोग शिकार हो जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, सबका नाम, स्टेट का नाम, सारी चीज़ें जनता को जानने का अधिकार है। जब सरकार ऐसा रखेगी
तो सरकार को कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ऊपर ये दायित्व तो आएगा जब चीज़ें प्रकट कर दी जाती हैं, और जब छुपी रहती हैं तो हम उसी तरीके से कहीं ना कहीं अपनी उसी पुरानी आदत पे चलते रहते हैं। और फिर क्या होता है, 2 साल 3 साल के बाद फिर पुल पे कोई दुर्घटना हो जाती है, लोग उसमें जो है वो 50-100 लोग जो है उसमें दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं, फिर अगले साल 2-3 साल बाद सुनाई पड़ती है बात। क्यों? क्योंकि हर बार यही होता है कि सरकारें उसको छुपा देती हैं। तो जब हम सच्चाई को छिपाएंगे तो चाहे व्यक्तिगत मामला हो, चाहे राष्ट्र का मामला हो, चाहे सरकार का मामला हो, प्रगति नहीं हो सकती। प्रगति के लिए ज़रूरी है कि ईमानदारी हमारे सामने जो वस्तु स्थिति जो घटना घट रही है उसको हूबहू वैसे ही रख देना, और इसके लिए सहमति ज़रूरी है। इसलिए भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी एक समिति, संयुक्त समिति होनी चाहिए पार्टियों की, और उसकी बैठक साल में 1 या 2 बार हो। उसमें केंद्रीय स्तर की पार्टियां भी हों, क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां भी हों, बीच बीच में यानी 6-6 महीने पर जब बैठक होगी तब हम कहीं ना कहीं उस जब लगातार बैठक होती रहेगी तो हम राजनीति की एक दिशा निर्धारित कर सकते हैं। और एकदम ब्लैटेंटली, एकदम ओपनली किसी चीज़ को रखना चाहिए, क्योंकि जब राजनीतिक स्तर पर सच्चाई को स्थापित किया जाएगा तभी वो सच्चाई जनता के बीच भी आएगी। जब हमारे राजनेता ईमानदार होंगे, वो जनता को प्रेरित करेंगे। नेता का मतलब ही होता है अपने जो भी पीछे लोग अनुगमन कर रहे हैं उनको दिशा देना। एक नेता कैसा होता है? अपने चरित्र, अपने आचरण में वो समान होता है, आदर्श पे चलने वाला होता है, तभी तो अपने समूह को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा पाएगा। नेता का मतलब ये थोड़ी नहीं कि सत्ता का भोग में लग जाना, सत्ता को प्राप्त करना, अच्छे अच्छे आवास में रहना और धन संपदा एकत्रित करते चले जाना, और बाकी जो समाज के लोग हैं उनके पास कहीं ना कहीं धन नहीं, वंचित हैं। 15 करोड़ से ऊपर की आबादी भूमिहीन है, इसके बारे में कौन सोचेगा? जिन लोगों के पास अच्छी खासी संख्या में ज़मीन है, भूमि है, तो क्या उनसे सरकार ले नहीं सकती? जो भूमिहीन किसान हैं, गरीब हैं, क्या उनका परिवार नहीं, उनके बच्चे नहीं हैं? तो अगर हम उनको ज़मीन उपलब्ध कराएंगे तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमारा कितना बड़ा योगदान होगा, वहाँ से मांग जनरेट होगी। 15 करोड़ से ऊपर की आबादी जो भूमिहीन है, भारत में किसी समय चला था, भूदान आंदोलन भी चला था भारत में, लेकिन इसको आवश्यकता है कि सरकार जो है इस क्षेत्र में काम करे। तो कहने का अर्थ ये कि विकास का रास्ता ईमानदारी के पथ से होकर के जाता है। अगर हमने राजनीति के क्षेत्र में विकास यानी उसको नैतिकता को स्थापित नहीं किया तो हम कितनी ही बातें करें, जब तक हमारा चरित्र अच्छा नहीं होगा, हम अपने दायित्वों के प्रति ईमानदार नहीं होंगे। जो घटना है उसमें अधिकारियों की उनका दायित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कहाँ किससे लापरवाही हुई, जब आंकड़ा जारी कर दिया जाएगा तो अधिकारियों पर दबाव आता है, प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव आता है कि इस तरीके से पिछली बार आंकड़ा जारी हो गया था, तो जो कहीं ना कहीं एक ग्लानी, एक शर्मिंदगी होती है। तो जब वो चीज़ बार बार रिपीट होगी तो फिर चरित्र में वो चीज़ आ जाएगी, फिर हम अलर्ट हो जाएंगे, सावधानी हो जाएगी। सच्चाई हमारे अंदर सावधानी को लेकर के आती है। जब हम तथ्य को छिपा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद से भागने का काम कर रहे हैं, हम चीज़ों को दबा रहे हैं। उस आधार पर फिर हम आदर्श रख रहे हैं कि हम देश को इधर ले जाएंगे या अपने लोगों का, अपने समूह का ऐसे विकास करेंगे, उत्थान करेंगे। और हम अपने चरित्र में देखें तो जो घटना घट रही उस वस्तु स्थिति को वैसे ही जनता के सामने रखने के लिए तैयार नहीं है, और जनता के विकास की बात भी हम कर रहे हैं, देश के विकास की बात भी कर रहे हैं, जबकि हमारा जो आचरण है वो संविधान के अनुकूल नहीं है। क्योंकि जनता को ये पूरा अधिकार है, कोई भी घटना घटती है तो उसका पूरा विवरण जानने का अधिकार है। लेकिन जिस आधार पर राजनीति की जा रही है, धर्म संप्रदाय के आधार पर लोगों को बांटा गया है, लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो गए हैं, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के समर्थन हो गए, जो आम आदमी पार्टी में चले गए उनको कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, उनको भाजपा से कोई मतलब नहीं है, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं उनको बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि इसी तरीके से मामला चल रहा है। तो ये विभाजनकारी पार्टियों में जो निष्ठा बढ़ गई है, तो भारत की जनता अगर ये समझ ले कि संविधान की मंशा ये नहीं है, संविधान की मंशा पार्टीवाद नहीं है, संविधान की मंशा लोकवाद है, लोगों को शक्ति दिया गया है, लोग शक्ति हस्तांतरित कर रहे हैं, तो किस आधार पर वो शक्ति हस्तांतरित करेंगे? विवेक के आधार पर, तर्क के आधार पर, अच्छे इंसान के आचरण के आधार पर, किस आधार पर? इतनी तो नैतिकता, इतनी तो मौलिकता सभी के अंदर होती है कि लोग पहचानते कौन कैसा है। तो इस बात को समझना ज़रूरी है, वरना अगर जनता के स्तर पर जागरूकता नहीं आएगी तो जनता फिर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट देती रहेगी, और पार्टियां इसी तरीके से ध्रुवीकरण, लोगों को विभाजित करके अपना स्वार्थ सिद्ध करती रहेंगी, हमें सपना दिखाती रहेंगी, जो दुर्घटनाएं होंगी उसका आंकड़ा छुपा लेंगी। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, वो तो किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। सरकारी मशीनरी तो जो घटना घट जाती है तो फिर सबके साथ समान वही आचरण होता है। जो उसका शिकार हो गया उसको फिर उसी व्यवस्था को उठाना पड़ेगा जो व्यवस्था चल रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि भारत के संविधान की मंशा को समझते हुए हम सत्ता का हस्तांतरण करें
और जब लोग विकास को, अर्थव्यवस्था पर निगाह रखेंगे, जिससे कि खुद उनका उत्थान जुड़ा हुआ है, तो पार्टियां कहीं ना कहीं जागरूक होंगी, उनके ऊपर दबाव होगा। जब लोग अपनी आदत बदलेंगे तभी राजनेता आदत बदलेंगे, क्योंकि राजनेता हमारे बीच से ही जाते हैं। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।